नमस्कार, मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनबास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो व्याख्यान में हम सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के चतुर्थ चरण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में हमने उनकी काव्य यात्रा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण पर चर्चा की थी। ये उनकी काव्य यात्रा का अंतिम और चतुर्थ चरण है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य संग्रह हैं, जिसमें कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन, इन काव्य संग्रहों में उनकी जो रचनाएं संकलित हैं वो विश्व मानवता की भावनाओं से ओतप्रोत हैं, या कहें कि हम मानवतावाद पर केंद्रित रचनाएं हैं। इन रचनाओं में लोकमंगल की भावना है और इसके लिए कवि व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य के महत्व को रेखांकित करता है। वे लिखते हैं, हमें विश्व संस्कृति रे भू पर करनी आज प्रतिष्ठित, मनुष्यत्व के नवद्रव्यों से मानस और कर निर्मित। लोकायतन कवि और पंत के लोक कल्याण संबंधी नेक इरादे का भव्य एवं कलात्मक साक्षात्कार कराता है। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर पंत की चेतना इस चरण में फिर से वापस लौटकर अपने प्रथम चरण की चेतना से जुड़ जाती है। अरविंद दर्शन के प्रभाव से वे भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय का एक ठोस आधार प्राप्त करते हैं। और समग्र रूप से यदि हम देखें तो ये पता चलता है कि पंत की जो काव्य यात्रा है या पंत का जो चिंतन है उसमें स्थिरता नहीं है। जबकि निराला और पंत की काव्य दृष्टि और उनकी काव्य चेतना की तुलना करें तो हम पाते हैं कि निराला की जो जीवन दृष्टि है उसका एक उत्तरोत्तर क्रमिक विकास है, वो निश्चित दिशा की ओर विकसित होती है। लेकिन पंत की जो काव्य दृष्टि है वो एक दिशा में विकसित नहीं होकर के उसमें कई मोड़ आते हैं। कभी वे प्रकृति में रमे रहते हैं तो कभी मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं, तो कभी अरविंद दर्शन से वो प्रभावित होते हैं, गांधीवाद की गलियों में विचरण करने लगते हैं। ग्रंथि से पल्लव और पल्लव से गुंजन, ज्योत्सना और युगांत में वे क्रमशः शरीर से मन और मन से आत्मा की ओर बढ़े रहे होते हैं। बीच में युगवाणी और ग्राम्या में आत्मसत्य की अपेक्षा वस्तु सत्य पर बल देते हैं। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में वे फिर से आत्मा की ओर मुड़ जाते हैं। तो इनकी जो ये काव्य रचनाएं हैं ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी जो काव्य चेतना थी वो समय के साथ अलग अलग दर्शनों से प्रभावित होती रही। उनका झुकाव उस ओर रहा, उसमें वो कुछ समय रहे, लेकिन फिर उनकी मानस पटल पर कुछ अधेड़ धुन चलती रही और वो फिर से वहाँ से लौट गए और उनकी काव्य यात्रा पुनः फिर किसी एक मंजिल को पाने की ओर उन्मुख हो जाती है, बढ़ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो कुछ समय ठहरते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो स्थिर नहीं रहती और उनकी काव्य चेतना पुनः फिर किसी अन्य दिशा की ओर अग्रसर हो जाती है। लेकिन उनकी कुछ रचनाएं जिसमें द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, खासकर ये उनकी छायावादी काव्यधारा को संपन्न बनाने वाली रचना है। दरअसल देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत छायावादी कविता के अनुपम शिल्पी हैं और भाषा के मामले में कवि पंत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी भाषा में कोमलता, मृदुलता है और खड़ी बोली को प्रस्तुत करने में, उसके रूप को सजाने और संवारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भाषा में यदि नाद सौंदर्य की बात की जाए, लय प्रभा की बात की जाए, उच्चारण की बात की जाए,
कोमलकांत पदावली की बात की जाए तो सुमित्रा नंदन पंत इस मामले में बहुत अव्वल दिखते हैं। उनकी जो शैली है उसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ है और भावों की समुचित अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत सहज अलंकार विधान उन्होंने किया है। नए उपमानों का चयन करने में वो बेजोड़ हैं। उनकी कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का सर्वथा एक नया रूप देखने को मिलता है। जैसे पौ फटते सीपियाँ नील से, गलित मोतियाँ कांति निखरती, गंध गुथी रेशमी वायु, संध्या पालनों में झुला सुनहले युग प्रभात। देखिए क्या अद्भुत उनकी प्राकृतिक उपादानों की योजना है। परहित वासना भूपतिता, ब्रजबनिता नियति वंचिता, आश्रय रहिता, पद दलिता, द्रुपद सुतासी। इस तरह के एक नया अर्थ संस्कार उन्होंने भाषा में दिया। तो ये उनकी एक अनूठी विशेषता है, उनकी अपनी एक शैली है। उनकी जो शैली है उसमें प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता के गुण बखूबी देखे जा सकते हैं और जिससे उनकी जो कविता की जो विषय वस्तु है वो बहुत संप्रेषणीय बन जाती है। बहुत भावानुकूल और वातावरण के चित्रण में अत्यंत सूक्ष्म और समुचित प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत बहुत सफल कवि हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौरवर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, ऊंची नाजुक कवि का प्रतीक, शारीरिक सौष्ठव, सभी कुछ कुदरत ने उन्हें दिया और जितने वे सुदर्शन कवि थे उतनी ही सुंदर उनकी कविताएं जो सहज ही पाठक को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। और उनकी कविताओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है और प्रकृति के प्रति उनका जो राग था, प्रकृति के प्रति जो उनका लगाव था, जुड़ाव था, यही कारण है कि उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न यूँ भी कहा जा सकता है कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो फिर उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण को ही आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो प्रश्न चाहे जैसे भी पूछ ले, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रकृति परक जो उनकी रचनाएं हैं और प्रकृति परक जो उनकी कविताएं हैं, उनकी कुछ पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, काव्य संग्रहों के नाम याद होने चाहिए और तब जाके आप उनके प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से उनकी काव्य यात्रा के ये चारों चरण पूर्ण हो जाते हैं। ये टुकड़ों में हमने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। दरअसल ये एक ही प्रश्न के अलग अलग चरण हैं। आपसे वहाँ पर यूँ इस तरह से शायद नहीं पूछा गया। यदि बड़ा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंक का, तो उसमें सीधा ही आपसे पूछा जाएगा कि पंत की काव्य यात्रा के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। और यदि 10 नंबर का आपसे पूछा जाए तो हो सकता है ये टुकड़ों में पूछ ले, लेकिन आप इसे संपूर्ण रूप में याद करें, उनकी काव्य यात्रा के विभिन्न चरणों को, विभिन्न सोपानों को आप समझें, तो इसमें आपका एक प्रश्न पूरी तरह से कवर हो जाता है कि पंत के प्रकृति प्रेम या पंत की रचनाओं में प्रकृति चित्रण या पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सिद्ध कीजिए। इस तरह से इन सभी प्रश्नों का हल इनका जो उत्तर है आपको इसमें मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो व्याख्यान आपको पंत की काव्य यात्रा के विभिन्न चरणों को समझने में सहायक रहेगा।
धन्यवाद।